हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए बिना किसी दबाव तनाव के। आप केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर और आगे बढ़ते रहिए। हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी राजपूत जो आए हैं वो उनके बारे में इतिहासकार और ग्रंथ है वो क्या कहते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम पढ़ेंगे उनके आगे जो प्रतिहार शासक है उनके बारे में, गुर्जर प्रतिहार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे चर्चा करने से पहले थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने देखा था राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत है। तो पहला हमने पॉइंट देखा था कि एक ग्रंथ आता है हमीर महाकाव्य। ग्रंथ कौन सा आता है? हमीर महाकाव्य है, जिसके लेखक कौन से थे? नयनचंद्र सूरी है। हमीर महाकाव्य है, लेखक कौन से आते हैं? नयनचंद्र सूरी है। इनके अनुसार जो राजपूत है वो सूर्यवंशी और क्या है? चंद्रवंशी है। सूर्यवंशी और क्या है? चंद्रवंशी है। दूसरा हमने पढ़ा था पृथ्वीराज विजय है। दूसरा ग्रंथ कौन सा था? पृथ्वीराज विजय है, जिसके लेखक कौन से आते हैं? जनक भट्ट है। ये भी क्या कहते हैं कि राजपूत जो है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। इसके बाद हमने तीसरा पॉइंट देखा था कि इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा थे। डॉक्टर इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा आते हैं, वो कहते हैं कि राजपूत जो है ब्राह्मण थे। राजपूत क्या है? कौन से थे? ब्राह्मण थे। इसके बाद हमने देखा चौथा पॉइंट देखा था, चौथा पॉइंट के बारे में चर्चा की थी। इसके बारे में हमने देखा था कि एक निगम है। एक निगम क्या कहते हैं? राजपूत कुषाण है। राजपूत क्या है? कुषाणों की संतान है, यानी कुषाण वंश से आते हैं। इसके बाद हमने देखा गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राजपूत क्या है? आर्यों की संतान। राजपूत किसके हैं? आर्यों की संतान है। एक आते हैं सीवी वेद। सीवी वेद के अनुसार राजपूत क्या थे? विशुद्ध भारतीय थे। इनके द्वारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लेखक के अनुसार या किस इतिहासकार के अनुसार राजपूत विशुद्ध भारतीय है, यानी पूर्ण रूप से क्या भारतीय थे। तो कौन से आते हैं? सीवी वेद के अनुसार। इसके बाद हमने देखा था ऋग्वेद क्या कहता है। ऋग्वेद क्या कहता है कि ब्रह्मा जिससे क्या उत्पन्न है, ब्रह्मा की संतान है। मनुष्य समृद्धि में क्या बताया था कि जो राजपूत उत्पन्न हुए हैं ये क्या ब्रह्मा जी की भुजाओं से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी क्या है? भुजाओं से उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हमने देखा था अपने विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड है, उनके द्वारा बताया गया था कि जो राजपूत है वो क्या है? चार जातियां हुई थी। राजपूत क्या है? चार जातियां हुई थी। इन चार जातियों के वंश के रूप में आए थे। शक थे, कुषाण है, हुण है और स्तेन है। चार जाति शक, कुषाण, हुण और स्तेन है। ये क्या थी? विदेशी जातियां थी। ये किस प्रकार की जातियां थी? विदेशी जातियां थी। विदेशी होने के कारण इनका मुख्य कार्य क्या था? लूटपाट करना था और अपने प्रभुत्व को बढ़ाना था। विदेशियों का मुख्य कार्य यहाँ पर क्या करना था? अपने प्रभु सत्ता को और फैलाना था। जहां पर हम आए हैं उन क्षेत्र में क्या है? चेंज करना था, बदलाव करना था। तो यहाँ के क्या थे? शक, कुषाण, हुण और स्तेन आए थे जातियां। ये क्या आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते। जो उनके अधीन क्षेत्र था वो अपने अधीन करने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते। इसी लड़ाई झगड़ा करने के कारण ये जातियां आपस में लंबे समय तक लड़ाई करती रही और अपने क्षेत्र में विस्तार करते। धीरे धीरे इन जातियों में क्या है? वैवाहिक संबंध। एक समय के बाद में क्या है? लोग आपस में विचार बनने लग जाते हैं, विचार बनने लग गए इनके, तो इनके क्या आपस में शादियां हुई और इनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो क्या कहलाए? राजपूत। वो क्या कहलाए थे? राजपूत कहलाए थे। इसके बाद हमने देखा था एक ग्रंथ आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो है, जिसके लेखक कौन से? चंद्रबरदाई है। जिसके लेखक कौन से थे? चंद्रबरदाई है। इसका वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट बलादी है। पाकिस्तान लाहौर के ये निवासी थे। इनके द्वारा यह ग्रंथ क्या स्टार्ट किया गया था, लेकिन यह इसे पूर्ण नहीं कर पाए थे। इसे पूर्ण करने का कार्य इनके पुत्र जलर ने किया था। ये किस जो भाषा का था? वीरस का था। इसकी अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी भट्ट बलादी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था पृथ्वीराज रासो है, उस ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं भाषा कौन सी थी? पिंगल भाषा थी। और कौन से रस का था? यह वीर रस का था। इसे विश्व प्रसिद्ध बनाने का कार्य कर्नल जेम्स टोड ने किया था। बहुत बार इन्होंने पढ़ा था। तो जो व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध होता है, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो किसी के बारे में पढ़ते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप ही क्या प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो किसी किताब के बारे में या कोई भी मुद्दे के बारे में एक बार बोलते हैं तो वो अपने आप क्या विश्व प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? सारे लोग क्या उसको देखें, गूगल पर सर्च कर गया उसके पास जाकर, तो वो व्यक्ति क्या प्रसिद्धता प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड ने यह ग्रंथ पढ़ा था पृथ्वीराज रासो है। पढ़ने के कारण क्या है? इसने विश्व प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इसे विश्व प्रसिद्ध बनाने का कार्य किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। तो ये हमने पढ़ा था। तो एक आता है पृथ्वी भट्ट बलादी, कहाँ के थे? लाहौर पाकिस्तान के निवासी। कहाँ के थे? लाहौर पाकिस्तान के निवासी थे। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे गुर्जर प्रतिहार। कौन से आते हैं? गुर्जर प्रतिहार है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो गुर्जर प्रतिहार की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल देखी, लेकिन जहां से क्वेश्चन उठते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
सर्वप्रथम तो आता है तो इन्हें गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा? कई जो महान इतिहासकार हैं उन्होंने कई ने अपने अपने विचार दिए हैं। कईयों ने लिखा है कि वो क्षेत्र क्या था, गुजराता क्षेत्र। गुजराता क्षेत्र में इनके निवास करने का ये गुजर करे थे और अलग अलग महाकाव्य में इनके बारे में अलग अलग वर्णन किया गया है। लेकिन हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन उठते हैं और जिन पॉइंट से कहे हमें महत्वपूर्ण बातें प्राप्त होगी, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार की चर्चा करने से पहले हम एक चर्चा करते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति, क्या एक प्रतिहार वंश एक ही था या इसके अलावा और भी वंश थे? अगर हम बात करते हैं जो प्रतिहार वंश था, क्या यह एक ही वंश था या इसके अलावा और भी वंश थे? ठीक है, केवल एक ऐसे तो है नहीं भी केवल एक गुर्जर जाति थी, इसके अलावा और भी जातियां थी। प्रतिहार या चौहान है, सोलंकी है, ये भी जनजातियां हुई थी। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा राजस्थान का रास्ता है। ये कौन सा है? राजस्थान का मेन राजस्थान का नक्शा है। इसमें माउंट आबू आता है। माउंट आबू सिरोही के अंदर है। आबू के अंदर एक विशिष्ट मुनि हुए। आबू के अंदर एक विशिष्ट मुनि हुए थे, उनके द्वारा एक यज्ञ किया गया। विशिष्ट मुनि के द्वारा माउंट आबू जो सिरोही का क्षेत्र है वहां पर यज्ञ किया गया था। विशिष्ट मुनि के द्वारा आबू में विशिष्ट मुनि के द्वारा यज्ञ किया। एक विशिष्ट मुनि थे, जाने माने मुनि थे, उनके द्वारा जो आबू क्षेत्र है वहां पर क्या है यज्ञ किया था। यज्ञ वेदिका लगाई थी इनके द्वारा और एक है यज्ञ परिपूर्ण किया गया था। तो जब इन्होंने अग्नि कुंड जो बनाया था वहां पर यज्ञ किया था, उस अग्नि कुंड से 4 वीर पुत्र प्राप्त हुए। इन्हें क्या है 4 वीर पुत्र प्राप्त होते हैं। क्यों? जो जिस देवता का इन्होंने यज्ञ किया था वो इनसे प्रसन्न हुए। विशिष्ट मुनि के द्वारा यज्ञ किया गया था और इस यज्ञ के उपरांत इन्हें अग्निकुंड से 4 वीर पुत्र प्राप्त हुए। कहा जाता है माउंट आबू के अंदर एक विशिष्ट मुनि थे, उनके द्वारा यज्ञ किया गया था। इस यज्ञ के दौरान प्रसन्न होकर इनसे अग्निकुंड से क्या है 4 वीर पुत्र प्राप्त होते हैं। कितने? 4 वीर पुत्र प्राप्त होते हैं। इनमें से एक था प्रतिहार। एक किस जाति का था? प्रतिहार। तो अग्निकुंड से 4 वीर पुत्र थे। ये 4 क्या थी? अलग अलग जातियां थी। 4 जो वीर पुत्र प्राप्त हुए थे ये 4 क्या थी? अलग अलग जातियां थी। पहली अगर हम बात करते हैं प्रतिहार, पहली कौन से आते हैं? प्रतिहार थे। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं परमार थे। प्रतिहार परमार है, चालुक्य थे, जिसे सोलंकी भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सोलंकी है। एक तो कौन से थे? प्रतिहार, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, जिसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है गुर्जर प्रतिहार है। तो इस विशिष्ट मुनि से हमें 4 वीर पुत्र प्राप्त होते हैं। प्रतिहार है, परमार है, चालुक्य या सोलंकी है, या चाहमान या चौहान है। चौथा कौन सा आता है? चाहमान या चौहान। चाहमान या चौहान है। तो ये 4 जो वीर पुत्र प्राप्त हुए थे ये विशिष्ट मुनि के द्वारा माउंट आबू के अंदर एक यज्ञ किया गया था। इस यज्ञ के उपरांत क्या है ये प्राप्त होते हैं। तो ये अलग अलग क्या है? प्रतिहार अलग वंश था, परमार एक अलग था, सोलंकी एक अलग वंश है और चौहान एक अलग है। हम राजस्थान आगे पढ़ेंगे तो इनमें क्या है सभी के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे। प्रतिहार है, ठीक है, प्रतिहार वंश है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो प्रतिहार की अगर हम बात करते हैं उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत की अगर हम बात करूं, उत्तरी भारत में क्या बहुत सारे के आक्रमण हो रहे थे। उत्तरी भारत में जो विदेशी जनजातियां थी, विदेशी जातियां थी, उनके द्वारा उत्तरी भारत में लगातार क्या आक्रमण किए जा रहे। लगातार आक्रमण किए जाने के कारण जो भारत का जो राजपक्ष था, यानी यहाँ की जो सत्ता थी, यहाँ के जो शासक थे, वो लगातार कमजोर हो जाए। वो लगातार क्या हो रहे थे? कमजोर हो रहे थे। इस कमजोर होने की कड़ी के उपरांत ये प्रतिहार शासक निकल कर आते हैं और 8वीं से 10वीं शताब्दी तक इन प्रतिहार शासकों ने जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे उनका सफलतम मुकाबला किया था।
यानी उनके साथ क्या है अच्छी तरीके से लड़ाई की, तो उनको क्या है इस क्षेत्र विशेष में एंट्री करने से रोक कर रखा था। तो इसमें एक पॉइंट आगे पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक प्रतिहार शासकों ने विदेशी आक्रमणों का सफलतम मुकाबला किया। अब अलग अलग किताबों में अलग अलग पॉइंट हैं, आरबीएससी है, एनसीईआरटी है, सभी ऑथेंटिक जो बुक है उनके द्वारा एक अलग अवमानना दी गई, जिसमें क्या लिखा गया है, पूछा जाता है कि राक्षसों के संहार के लिए या विदेशी आक्रमणों को रोकने के लिए प्रतिहार शासकों ने किस शताब्दी के मध्य अपनी सर्वोत्तम कूटनीति का प्रयोग किया था। तो लैंग्वेज चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज अपने को ध्यान में रखना है। ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में ध्यान में रखें कि कौन सा पॉइंट पूछना है, पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार अपना आंसर दें। जैसे अगर हम बात करते हैं, इसमें लिखा गया 8वीं से 10वीं शताब्दी तक प्रतिहार शासकों ने अरबी आक्रमण या विदेशी आक्रमणों का सफलतम मुकाबला किया था। तो विदेशी आक्रमणों को एक अरबी आक्रमण भी कहा जाता है, या इसे राक्षसों का नरसंहार भी कहा जाता है। क्यों? विदेशी थे, ये लगातार आक्रमण कर रहे थे, वहां की व्यवस्था थी, वहां के जनजाति थी, वहां कबीले थे, किस प्रकार है उन्हें कोई मतलब नहीं, वो सीधा आक्रमण कर देते, इसलिए इसे राक्षस आक्रमण भी कहा जाता है। तो 7वीं से या 8वीं से 10वीं शताब्दी तक इस प्रतिहार शासकों ने इनका क्या है राक्षसों का नरसंहार किया था, इनको रोक कर रखा था। अब क्वेश्चन आता है, कई में आ जाता है 7वीं से 11वीं शताब्दी, कई बुक में क्या दिया 7वीं से 11वीं शताब्दी है। इनमें से एक ही ऑप्शन मिलेगा अपने को, या तो 8वीं या 10वीं शताब्दी मिलेगा या 7वीं से 11वीं शताब्दी मिलेगी। लेकिन अगर थ्योरी पढ़ी है, अगर थ्योरी में अगर हम चलते हैं, थ्योरी पूरी डिटेल से पढ़ते हैं, तो इसमें 6 से लेकर 12वीं शताब्दी तक माना जाता है, 6 से लेकर 12वीं शताब्दी तक। 652 से लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो 12वीं शताब्दी के मध्य का जो काल था वो क्या कहलाता है, अपना प्रतिहार शासकों का कहलाता है। इनमें से एक ही पॉइंट देगा, ज्यादातर मोस्टली जो पॉइंट है 8वीं से 10वीं सदी की, 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य प्रतिहार शासकों का काल माना जाता है। इस काल के समय इन्होंने विदेशी आक्रमणों का एक सफलतम मुकाबला किया। विदेशी जो आक्रमण हो रहे थे उनको क्षेत्र विशेष में एंट्री करने से क्या रोक कर रखा करते थे। तो इनका मोस्टली हमें याद रखना है, जो पॉपुलर पॉइंट है वो कौन सा आता है, 8वीं से 10वीं शताब्दी है। वैसे 7वीं से 11वीं भी मिलेगा, 6वीं से 12वीं शताब्दी भी मिलेगा, लेकिन प्रॉपर किसी को ऑथेंटिक पता नहीं। लेकिन अगर बोर्ड की अगर बात करते हैं, आरबीएससी बोर्ड है 8वीं से 10वीं शताब्दी को मान्यता देता है। आज तक जो एग्जाम हुए इनमें ज्यादा 8वीं से 10वीं के है। अगर ऑप्शन ये दे रखा है तो वो अपने हिसाब से करें, वो तो अपने पता चल ही जाता है कौन से ऑप्शन के पास हमें क्या है ज्यादा निकट से पहुंचना है। तो ज्यादातर 8वीं से 10वीं शताब्दी को माना जाता है। तो ये हमारे कौन से आते हैं, प्रतिहार शासक है। कौन से आते हैं, प्रतिहार शासक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब प्रतिहार शासक की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिहार जो शासक हुए इनकी कितनी थे, 3 केंद्र बिंदु थे, 3 केंद्र बिंदु थे। प्रतिहार शासकों की बात करते हैं तो प्रथम अगर क्षेत्र की अगर बात करूं वो कौन सा था, मंडोर है। इनकी अगर हम बात करते हैं प्रतिहार शासकों की, वैसे तो क्या है 26 शाखाएं बताई गई, इनकी अलग अलग शाखाएं वो तो बहुत ज्यादा हो जाती है, 26 शाखाएं इनकी क्या बताई गई है। लेकिन मुख्य रूप से शाखाओं की अगर बात करते हैं तो 3 थे, इनके मुख्य केंद्र कितने थे, 3 थे। और राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में 2 देखने को मिलते हैं। पहला क्षेत्र इनका कौन सा था, पहली शाखा इनकी कौन सी थी, मंडोर है। प्रतिहार शासकों की प्रथम शाखा की अगर मैं बात करता हूं तो वो कौन सी थी, मंडोर। प्रथम शाखा प्रतिहार शासकों की कौन सी आती है, मंडोर। दूसरी की अगर बात करते हैं भीनमाल जालोर, कौन से आते हैं, भीनमाल जालोर, मंडोर जोधपुर और भीनमाल जालोर है। तीसरी की अगर बात करते हैं कन्नौज, कौन सी नौज है, कन्नौज यूपी का क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र है, उसके आसपास का गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसे दोआब कहा जाता है। और इस क्षेत्र विशेष के अंदर एक पॉइंट आता है जिसे कन्नौज कहा जाता है, जिसे क्या है, कन्नौज कहा जाता है। लेकिन हमारे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में इसकी मुख्य 2 ही शाखाएं कितनी हैं। अगर बात करते हैं प्रतिहार शासकों की तो हमारे राजस्थान में केवल इसकी कितनी है, 2 शाखाएं देखने को मिलती है। वो कौन सी आती है, मंडोर और कौन सी आती है,
भीनमाल, जालोर है। तो अब हम चर्चा करेंगे इन प्रतिहार शासकों की। ये पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस प्रकार ये प्रतिहार शासक आते हैं इनके बारे में हमने देखा है कि एक विशिष्ट मुनि थे, उनके द्वारा आबू में एक यज्ञ किया गया था और इस यज्ञ के उपरांत जो अग्निकुंड बनाया गया था, इस अग्निकुंड से 4 वीर पुत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें एक प्रतिहार थे, दूसरे परमार, तीसरे चालुक्य है और चौथे की बात करते हैं चौहान या चौहान है। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या ही 4 वीर पुत्र प्राप्त हुए थे, इनके बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट आता है गुर्जर प्रतिहार। कौन से प्रतिहार है? प्रतिहार। प्रतिहार में कौन से पड़ेंगे? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो प्रतिहार की अगर हम बात करते हैं, ये क्षेत्र विशेष के अंदर गुर्जर जो नाम इन्हें दिया गया था, ये गुजरातरा के आसपास क्षेत्र में रहते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था? गुर्जर प्रतिहार। गुजरातरा एक क्षेत्र विशेष है, इस क्षेत्र में इनका निवास होने के कारण ये प्रतिहार क्या कहलाए थे? गुर्जर प्रतिहार है। अब हम बात करते हैं कि एक तो आता है गंगा, ये हमारी गंगा नदी, और ये कौन सी थी? यमुना है। गंगा और यमुना, इन दोनों के बीच में एक दोआब क्षेत्र है, यानी हमेशा यहाँ पर पानी ही पानी रहता है। इधर गंगा नदी बह रही है, दूसरी तरफ अपनी यमुना नदी बह रही है, तो दोनों तरफ नदियां होने के कारण जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा क्या है? पानी रहता है। हमेशा क्या रहता है? पानी रहता है। ये जो पानी रहता है, इससे क्या है? भूमि क्या है? हमेशा उपजाऊ है। लगातार हम यहाँ से क्या है? कृषि उत्पाद कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में पानी की बहुलता होती है, उस क्षेत्र के हम लगातार उससे क्या है? लगातार हम उत्पादन ले सकते हैं। तो ये दोआब जो क्षेत्र था, ये यूपी जो कनौज का पार्ट है, यूपी कनौज में आता है। गंगा और यमुना दोनों के बीच का जो भाग है, पहले हम कौन सी शाखा पढ़ रहे हैं? कन्नौज शाखा। बाद में हम मंडोर की तरफ आएंगे। तो कन्नौज को लेकर गंगा और यमुना दोनों के जो बीच का भाग है, इसे दोआब कहा जाता है। ये कहां पर आता है? यूपी कन्नौज का क्षेत्र है, वहां पर पड़ता है। इसकी अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 606 से लेकर 647 तक उत्तरी भारत के महान शासक हुए थे। अगर हम बात करते हैं कौन सी शताब्दी से पढ़ रहे हैं, हम 6ठी से लेकर 12वीं शताब्दी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो 606 से लेकर 647 तक महान शासक हुए थे, उत्तरी भारत के महान शासक हुए थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो क्या महान शासक होते हैं, उसके काल की अगर बात करते हैं, उस समय यह द्वाब क्षेत्र बहुत ही क्या विस्तृत चर्चा का क्षेत्र था। और इस समय एक जैनी यात्री भारत आता है, जिसका नाम कौन सा था? जिसका नाम आता है हेनसांग। जिसका नाम कौन सा है? हेनसांग है। उसके द्वारा इस क्षेत्र की परिक्रमा की जाती है और उसके बाद में क्या है? भीनमाल घूमने के लिए आता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे 606 से 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत के महान शासक हुए थे हर्षवर्धन। उत्तरी भारत के महान शासक हुए थे 606 से लेकर 647 तक। कौन आते हैं? हर्षवर्धन। इनके समय एक चीनी यात्री था हेनसांग। हेनसांग या युआंगसांग भी कहा जाता है। इसके समय भारत के भ्रमण के लिए आया था और इसने क्या भीनमाल की यात्रा की। शासक हुए थे हर्षवर्धन। इनके काल में एक चीनी यात्री हेनसांग या दूसरा नाम इनका क्या है? युआंगसांग। युआंग, इनके ग्रंथ का नाम शियुकी है, पहले हमने पढ़ा है युआंगसांग। एक चीनी यात्री हेनसांग व युआंगसांग ने भीनमाल का भ्रमण किया था। और इसे पिलोमोलो कहा, और इसे पिलोमोलो नाम दिया। 606 से लेकर 647 तक ये दोआब जो क्षेत्र होता है, इसमें महान शासक होते हैं, जिसका नाम कौन सा था? हर्षवर्धन है। और इनके काल में एक चीनी यात्री युआंगसांग या हेनसांग भारत आता है, भ्रमण करता है। भ्रमण करने के उपरांत ये भीनमाल गया था, मंडोर, और दूसरी शाखा कौन सी थी? भीनमाल जालोर थी। इस शाखा के अंदर आता है, यहाँ का भ्रमण करता है और इस भीनमाल का नाम क्या रखता है?
मालूम रखता है। अब ये दोआब क्षेत्र था, दोआब क्षेत्र था, यहाँ की भूमि उपजाऊ थी और दोनों तरफ के शासक सत्ता के अधीन शासक रहते थे, दोनों तरफ के राजा रहते थे। तो राजा जो हुआ करते थे उनका मुख्य कार्य था, इधर वाला भी राजा था, गंगा के इधर वाला भी राजा था, बीच का क्षेत्र था। तो ये शासक था, ये इसके अधीन होगा, ये अपना आधिपत्य इस पर स्थापित करने के लिए कोशिश करेगा और इधर वाला भी व्यक्ति का इसके ऊपर अपना जो शासन सत्ता स्थापित करने की कोशिश करेगा। तो दोनों के राजा थे, दोनों के राजा थे, वो इस क्षेत्र पर क्या अपना कब्जा करना चाहते थे, इस क्षेत्र पर क्या है कब्जा करना चाहते थे, लगातार संघर्ष कर रहे थे। जो हमने पढ़ा है कि प्रतिहार शासकों ने सबलतम मुकाबला किया इस क्षेत्र के ऊपर, लगातार क्या है इंद्रायुध शासक आए थे, चक्रयुध शासक आए थे, आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो ये यहाँ शासक तो थे, लेकिन जो लगातार विदेशी जाति थी, लगातार तो शक, कुषाण, हुन और स्तीन ये जातियां थी, लगातार इसके ऊपर हमला कर रही थी। तो ये क्या है यहाँ का शासक कितनी देर यहाँ तक रहता, एक समय के बाद इसे क्या भागना पड़ता। तो इस क्षेत्र पर लगातार हमले हो रहे थे, तो लगातार हमले होने के कारण क्या है ये यहाँ का शासक है कमजोर हो रहा था और क्या है लगातार अपने क्षेत्र से क्या भाग रहा था। कभी यहाँ कोई शासक आ रहा था, कभी कोई शासक आ रहा था। लेकिन जब प्रतिहार शासक आते हैं तो प्रतिहार शासक आने के बाद ये क्या यहाँ से भागते नहीं, 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य यहाँ पर क्या स्थापित रहते हैं। ये क्या यहाँ पर एक बार आक्रमण करते हैं, यहाँ पर डटे रहे, इनको भगा दिया दोनों क्षेत्रों को, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या विदेशी आक्रमण नहीं हुए। तो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक इन प्रतिहार शासकों ने इस क्षेत्र पर क्या विशेष रूप से अपना अधिकार रखा था। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो मंडोर और जोधपुर से था। मंडोर और कौन सा आता है भीनमाल का, मंडोर जोधपुर में आता है, भीनमाल कहाँ आता है जालोर में आता है। लेकिन भारत के क्षेत्र विशेष की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा था कन्नौज यूपी का क्षेत्र, इसके ऊपर क्या ये आते हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे कैसे हरिश्चंद्र आए थे, वत्सराज आए थे और नागभट्ट फर्स्ट है, नागभट्ट सेकंड है और मिहिर भोज है, भोज प्रथम है। इन्होंने किस प्रकार सत्ता पर अपनी काबिज स्थापित की थी। तो ये राजा थे, ये राजा थे, इनके पास क्या भूखंड हुआ करते थे, राजा थे, ये क्षेत्र क्या थे बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। तो ये अपने अंधेर के भूखंड रखा करते थे। इन भूखंडों से इन्हें आय प्राप्त होती, इन भूखंडों से इन्हें आय प्राप्त होती थी। तो इन भूखंडों पर राजा है वो अपना सारी जगह तो ध्यान नहीं रख सकता। एक व्यक्ति होता है उसके अगर पास ज्यादा भूमि है तो सभी भूमि पर अपने आप ध्यान नहीं रख सकता है। इन भूखंडों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता था और इनको क्या है इनकी देखभाल करने के लिए सामंत रखते थे। इनकी देखभाल करने के लिए कौन से रखते थे सामंत थे। सामंत इनके देखभाल क्या करते, सामंत इनकी व्यवस्था को क्या देखते। तो सर्वप्रथम जब कोई आक्रमण करता तो पहले भूखंड पर कौन होते सामंत होते, इन्हें पता चलता कि किसी ने आक्रमण कर दिया, विदेशी जाति है उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो ये क्या है इस भूखंड से भागते और अपने राजा के पास आते, राजा से कहते कि इस क्षेत्र विशेष में क्या बाहर के विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो गए हैं तो आप इनके लिए कुछ करें, सत्ता अगर हमें बचानी है, अपना क्षेत्र हमें बचानी है तो आप कुछ करें। तो राजा एक समय तक तो इनसे लड़ता, लेकिन लगातार अगर हमले होते रहते हैं, व्यक्ति है सुबह उठेगा फिर कोई काम, सुबह उठेगा फिर कोई लड़ाई झगड़ा, तो एक समय के बाद में क्या व्यक्ति थक हार जाता है। तो शासक तो थे यहाँ के राजा थे वो क्या समय समय के अनुसार तो लड़ाई करते, लेकिन जब इनके पास सभी चीजें व्यवस्थित नहीं हो पाती, सभी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती थे, कितने समय तक करेंगे। इनके पास सामग्री हुआ करती थी, एक समय के बाद में क्या है वो खत्म हो जाती थी, तो फिर युद्ध किससे करें। तो ये शासक यहाँ से भाग जाते थे, ये क्या क्षेत्र छोड़ देते थे। तो इन सामंतों को पता चलता सामंत इस भूखंड के उत्तराधिकारी हुआ करते थे, इसके बारे में ध्यान रखते थे, इसके मालिकों के पास ये सूचना पहुंचाते थे कि हमारे ऊपर क्या आक्रमण हो गया, ये इसके बारे में पता था। लेकिन जैसे ही ये प्रतिहार आई थी, विशिष्ट मुनि के द्वारा यज्ञ किया गया था, इस यज्ञ से प्रतिहार उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रतिहार आते हैं, प्रतिहार भी आएंगे अपना क्षेत्र विशेष देखने के लिए। प्रतिहार जो है इस क्षेत्र के अंदर काबिज हो जाते। प्रतिहार जो शासक थे इंद्रायुध है, सर्वप्रथम शासक इंद्रायुध थे, नाम मात्र के शासक होते हैं, वो इस सत्ता पर काबिज होते हैं। लेकिन इनके बाद में क्या है चलाया नहीं जाता, फिर चक्रयुध आते हैं, फिर अन्य आते हैं, फिर प्रतिहार शासक यहाँ के आते हैं और हरिश्चंद्र है और वत्सराज है, इनके द्वारा इस क्षेत्र पर क्या है अपना आधिपत्य स्थापित किया जाता है। फिर बाद में अगर विदेश से आक्रमण हुए तो ये क्या लोग यहाँ से नहीं भागते, जो प्रतिहार थे यहाँ से नहीं भागते हैं। और 8वीं से 10वीं शताब्दी तक इन प्रतिहार शासकों के द्वारा सफलतम जो विदेशी आक्रमणों का प्रयोग था वो किया गया था, सफलतम इनको यहाँ से भगाया गया था और इस क्षेत्र विशेष में डटकर रहे थे। इसके बाद यहाँ के अलग अलग आ जाते हैं, बंगाल का पाल वंश आता है, दक्षिणी की अगर बात करते हैं दंती ध्रुव आते हैं, ध्रुव वंश आता है। इन तीनों के मध्य के फिर त्रिपक्ष मुकाबला होता है। फिर अगर ये सत्ता में है तो इसके आसपास के शासक वो भी क्या धीरे धीरे करेंगे,
इसने अगर सत्ता काबिज कर ली है प्रतिहारों ने, तो हम भी इनके ऊपर क्या है आक्रमण कर सकते हैं और हम भी अपना क्षेत्र क्या ले सकते हैं, इनसे छीन सकते हैं। तो ये भी कहते हैं क्यों उपजाऊ क्षेत्र था, हमेशा से क्या यहाँ चीजें उत्पन्न होती थी। और क्या है जो भी अगर बात करते हैं लगातार कोई कृषि भूमि है, लगातार हमें उपजाऊ, तो हर पानी की उपलब्धता है, हर चीज की उपलब्धता है, तो वहां से क्या हम लगातार उन्नति कर सकते हैं। तो हर शासक चाहता था कि ये क्षेत्र हमारे अधीन हो, ये हमारे अधीन हो, तो इस क्षेत्र पर लगातार क्या आक्रमण होता रहता है। तो गुर्जर पटियाला आज थोड़ा सा हमने इसके डिटेल के बारे में, कल जो गुर्जर पटियाला की शाखाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रथम गुर्जर पटियाला कौन सा था जिसके द्वारा इस कन्नौज यूपी के क्षेत्र पर क्या आधिपत्य किया गया था। और जो भीरमाल की शाखा थी यानी पटियाला वंश की स्थापना की जो बात करते हैं, राजस्थान में हमने कितनी 2 शाखाएं पढ़ी थी। पटियाला वंश की स्थापना राजस्थान में कौन करते हैं, राजस्थान की मंडोर शाखा की स्थापना की बात करते हैं तो हरिश्चंद्र के द्वारा मंडोर जो इनका स्थल था उसकी स्थापना की जाती है। प्रश्न आएगा कि राजस्थान के जो पटियाला वंश की 2 शाखाएं थी इनमें कर बात करते हैं, जो पटियाला वंश की जो हरिश्चंद्र के द्वारा कौन सी शाखा का स्थापना की गई, तो मंडोर शाखा। इसके बाद में क्या है भीमवाल है, जालोर है, उसके शासक कौन से थे, उस जो शाखा थे उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बंगाल के वंश जो बंगाल का एक पाल वंश था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और दक्षिणी अगर बात करते हैं दक्षिणी भारत में एक क्षेत्र आता है दंतदुर्ग, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दंतदुर्ग का क्षेत्र है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है राष्ट्रकूट जो वंश है, राष्ट्रकूट वंश से दंतदुर्ग शासक था, उसी के नाम पर इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा देखा कि किस प्रकार प्रतिहार शासक आए थे और कितनी शताब्दी से कितनी शताब्दी तक उन्होंने कैसे प्रथम मुकाबला किया था। कल गुर्जर प्रतिहार है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें जो गुर्जर प्रतिहार की मुख्य शाखाएं हैं, मुख्य जो इनके वंश है वहां के उनके चर्चा करेंगे। बाकी इनके शासक बहुत सारे हैं, लेकिन इनसे मुख्य जो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन उठते हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है, बाकी जो पार्ट है कल चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।